वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 184 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे ऑलरेडी यूपीपीएससी के लिए। यह टेस्ट नंबर 185 फोकस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 6 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? किससे इनमें से? देखिए, सिंधु सभ्यता का संबंध है आद्य ऐतिहासिक युग से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? क्या है इसका आंसर? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। कहाँ? चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी या बुर्जहोम? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। तो देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ। गर्तावास भी बुर्जहोम की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? यह 4 दिशाएं, यह है पूरब, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। तो इस तरह से अपनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद और कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर जो है उत्तर से दक्षिण स्थिति में जो है घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वो मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन थी। क्यों थी? क्या अंतर है आर्यों की सभ्यता में और सिंधु की सभ्यता में? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी लिपि, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहार व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? नर्मदा घाटी तक तो नहीं था, वह नगरीय सभ्यता थी। ये सबसे बड़ा अंतर यही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यन सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति, चांदी के हाथ सिक्कों में, वैदिक संहिताओं में, या फिर पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण काल संस्कृति में? कहाँ से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा से। तो देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के बीच इसके विभिन्न प्रयोग के साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जाबर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, और चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफ़गानिस्तान और ईरान थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो के लिए अफ़गानिस्तान और ईरान थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? किसका? गाय का, हाथी का, गैंडा, बाघ? देखिए, बाघ भी है, गैंडा भी है, हाथी भी है, गाय नहीं है। तो हड़प्पा की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र जो है वो नहीं मिलता है। मिलता है तो किसका? हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए? ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 और 2, 1 3, 1 2 3, 2 3 4, उपरोक्त सभी। देखिए, अपने नगर नियोजन के लिए तो जानी जाती है ये, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, तो 2 भी हो गए। और कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है और उद्योग के लिए भी जानी जाती है,
तो सारा का सारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित नियोजन के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य, इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, सर ऑरेल साल्टेन या फिर I.E.M. व्हीलर। चन्हूदड़ो किसने किया था? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, J.H. मैके। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज जो है 1931 में NC मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया और मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बता दीजिए। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। देखिए, हड़प्पा आएगा सबसे पहले, हड़प्पा नगरीय सभ्यता, उसी में तो थी नगर संस्कृति, तो सबसे पहले आ जाएगा नगर संस्कृति। उसके बाद लोहे का हल आएगा, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के 3 पर, और सबसे लास्ट में सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1 हो गया इसका तो आंसर। फिर कहीं है क्या ऑप्शन में? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भारत में सबसे प्राचीन जो है सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के लिए विख्यात है और हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुदकोदता तथा बनावली से प्राप्त होती है। ये पूछ भी लेते हैं कि यहाँ है कहाँ पर। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद, मतलब कांसा मतलब कांस्य मतलब कांसा, कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ और जो लोहे का ज्ञान था कांस्य के बाद हुआ 1000 ईसा पूर्व में और वैदिक काल में हुआ। अब देखिए, भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में जो है वो बढ़ गई। हिंद यवन कब? 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये भी पूछ लिया जाता है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक कोई बोलते हैं हिंद यवन शासक, और अधिक किसके काल में हो गई? कुषाणों के काल में हो गई इन सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के देखिए ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्थानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्नानागार है, स्थानागार नहीं है, स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वस्त्रों यानी कपड़ों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अफ्रीका में या भारत में? वस्त्रों के लिए कपास की खेती कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी अपने इंडिया में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति की गई। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका उत्तर गंगा, सरस्वती, शतुद्री नहीं है, सिंधु है इसका आंसर ए, ऑप्शन ए। तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है
और इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसे नदीत्मा कहा गया है। याद रखिए, नदीत्मा किसे कहा गया है? सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुंभा और क्रमु, या फिर बिपाशा और सुतुद्री? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा। कुंभा है, कुंभा। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा यानी काबुल और क्रमु यानी कुर्रम और क्या है, सुबालू यानी स्वात नदियां जो है अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। नंबर 14 पर आ जाइए। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग क्या है? उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता लगाकर इसको गलत मत कर देना। इसका आंसर है सुमेरियाई सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियाई सभ्यता के लोग जो हैं प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस के लिए, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। जितने भी विद्यार्थियों ने बीईओ के लिए अप्लाई किया उसका एडमिट कार्ड आ गया है। आप कुछ प्रैक्टिस तो इन्हीं प्रश्नों से कर सकते हो क्योंकि जीएस तो सेम भी रहती है ना, यूपीपीसीएस ले रही है इसको भी यूपीपीसीएस ही ले रही है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।